एक अंधेरी रात, सड़क के किनारे खून से लथपथ एक छोटा सा गांव कांप रहा है। अचानक चीखों की गूंज हवा को चीर देती है। ज़ॉम्बियों का साया फैल चुका है और इंसान अपनी ही जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। इस डरावने माहौल के बीच एक पिता अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाए हर हाल में बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये बेटी साधारण नहीं है, अब वो इंसान और ज़ॉम्बी के बीच फंसी हुई है। क्या एक पिता अपने प्यार से अपनी बेटी को इंसान बनाए रख पाएगा, या वो भी इस मौत के खेल का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, और अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिल्म की शुरुआत होती है सियोल शहर के एक साधारण अपार्टमेंट से। सुबह का समय है और एक आदमी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। ये आदमी है जू हॉन, एक मध्यम उम्र का सिंगल पिता जिसकी जिंदगी बस अपनी बेटी और नौकरी के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी बेटी यू जिन कमरे में सो रही होती है, लेकिन उसके सोने का अंदाज सामान्य बच्चों जैसा नहीं है। वह बहुत देर तक जागती रहती है और दिन भर सुस्त पड़ी रहती है, मानो शरीर में कोई ताकत ही न हो। जू हॉन नाश्ता बनाते हुए दरवाजे पर दस्तक सुनता है। पड़ोसन आती है और कहती है कि कल रात फिर से उसके फ्लैट से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। वह हंसते हुए टाल देता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता झलकती है। यूजिन अब बिस्तर से उठती है। उसकी चाल बहुत धीमी है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और चेहरा पीला पड़ा हुआ है। पिता प्यार से उसके बाल संवारते हैं और स्कूल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह अचानक अजीब सी गुर्राहट करती है, मानो गले से कोई और ही आवाज़ निकल रही हो। जू हॉन घबरा जाता है, लेकिन तुरंत ही वह लड़की हंस पड़ती है और कहती है कि वह मजाक कर रही थी। स्कूल का दृश्य आता है। क्लास में बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन यू जिन सबसे अलग बैठी रहती है। उसका दोस्त पास आकर उसे टिफ़िन ऑफर करता है, लेकिन वह उसे देखते ही अचानक तेजी से उसका खाना झपट लेती है और चबाने लगती है। बच्चे डरकर पीछे हट जाते हैं। टीचर उसे डांटती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है, मानो उसे अपनी हरकतों की परवाह ही न हो। दोपहर में पिता उसे स्कूल से लेने आते हैं। रास्ते में वह नोटिस करता है कि उसकी बेटी की परछाई धूप में बहुत हल्की दिख रही है। वह सोच में पड़ जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। घर पहुंचकर वह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता है। डॉक्टर जांच करता है और कहता है कि शायद ये कोई दुर्लभ ब्लड डिसऑर्डर है। लेकिन जब खून निकालने की कोशिश की जाती है तो सुई के लगते ही लड़की जोर से गुर्राती है और अचानक नर्स की कलाई पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि सब हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर मामला समझ नहीं पाता और टेस्ट के लिए खून का सैंपल लेता है। रात का सीन आता है। पिता सोफे पर बैठे टीवी देख रहे होते हैं, तभी उन्हें किचन से आवाज़ सुनाई देती है। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यूजिन फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खा रही है। उसका चेहरा खून से सना होता है। पिता डरकर चिल्लाते हैं, लेकिन बेटी उन्हें देखकर धीरे से कहती है कि उसे भूख लगी थी और वही एक चीज़ थी जो उसे पसंद आई। पिता समझ नहीं पाते कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। इसी बीच एक न्यूज़ फ्लैश टीवी पर आता है। शहर में कुछ जगहों पर अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग बिना वजह दूसरों को काट रहे हैं, खून पी रहे हैं और उन्हें काबू करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने इसे संभावित वायरस इन्फेक्शन कहा है। जू हॉन यह सुनते ही टीवी बंद कर देता है और बेटी को अपने पास बैठाकर चुप कराने की कोशिश करता है। अगली सुबह वह देखता है कि यूजिन की आंखों का रंग हल्का लाल हो गया है। अब उसे साफ साफ समझ आने लगता है कि उसकी बेटी किसी सामान्य बीमारी से नहीं गुजर रही, बल्कि शायद वही अजीब वायरस उससे जुड़ा हुआ है। वह डर और प्यार के बीच फंस जाता है। जब पिता आधी रात को उठते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी खिड़की पर खड़ी चांद को देख रही है, उसके चेहरे पर इंसानी मासूमियत और ज़ॉम्बी जैसी डरावनी भूख का दोनों का अजीब मिश्रण है। सुबह होते ही जू हॉन अपनी बेटी को स्कूल भेजने की जगह घर पर ही रोक लेता है। वह बहाना बनाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लड़की चुपचाप सिर हिलाती है और कमरे में जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसके हाव भाव अब और अजीब लगने लगे हैं। वह बार बार खिड़की से बाहर झांकती है। उसकी नज़रें सड़कों पर चलते लोगों पर टिक जाती हैं। जू हॉन काम पर जाने से पहले पड़ोसन से मिलता है। पड़ोसन कहती है कि बिल्डिंग में लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि पास ही के इलाके में कल रात कुछ लोगों पर हमला हुआ था। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं और कहा है कि लोग देर रात घर से बाहर न निकलें। यह सुनकर जू हॉन की बेचैनी और बढ़ जाती है। घर लौटकर वह बेटी के पास बैठता है। वह उसके माथे पर हाथ रखकर देखता है तो शरीर का तापमान सामान्य इंसानों से ठंडा लगता है।
बेटी धीरे से कहती है कि उसे भूख लगी है। पिता चावल और सब्जी लाकर देते हैं, लेकिन वह प्लेट को धकेल देती है। अचानक वह अपने होंठ काट लेती है और खून चखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। जू हॉन डर जाता है और तुरंत उसे रोककर बाहों में भर लेता है। उस रात टीवी पर दिखाया जाता है कि वायरस अब तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है और सेना को भी कुछ इलाकों में तैनात कर दिया गया है। न्यूज़ एंकर बताता है कि संक्रमित लोग धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो रहे हैं और सिर्फ खून और मांस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। रात गहराती है। जू हॉन सो रहा होता है, तभी अचानक आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि यू जिन दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि कहाँ जा रही है। लड़की बस एक ही शब्द दोहराती है, भूख भूख। उसकी आंखें चमक रही हैं और दांत नुकीले दिख रहे हैं। जू हॉन उसे रोककर कमरे में बंद कर देता है। खुद दरवाजे के बाहर बैठकर रोने लगता है। वह समझ नहीं पा रहा कि बेटी को कैसे बचाए। अगले दिन वह डॉक्टर को फ़ोन करता है और अपॉइंटमेंट मांगता है। जब दोनों अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर फिर से चेकअप करता है। टेस्ट रिपोर्ट देखकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कहता है कि लड़की का खून सामान्य नहीं है, उसमें इंसानों से अलग तरह के सेल्स बढ़ रहे हैं। डॉक्टर पुलिस को सूचना देने ही वाला होता है कि अचानक यूजिन गुर्राते हुए कुर्सी से कूद पड़ती है और पास खड़ी नर्स पर हमला करने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। जू हॉन किसी तरह उसे रोककर पकड़ लेता है और भागते हुए अस्पताल से बाहर ले आता है। बाहर लोग उसे घूरते हैं, कुछ वीडियो भी बनाने लगते हैं। वह जल्दी से टैक्सी लेकर घर पहुंचता है। घर लौटकर वह बेटी से कहता है कि अब उसे बाहर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वरना पुलिस उसे पकड़ लेगी। लड़की चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख देती है। उसके चेहरे पर मासूमियत लौट आती है, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान रहती है, मानो वह खुद भी समझ रही हो कि उसके अंदर क्या बदलाव हो रहा है। रात को जू हॉन उसे सुलाने की कोशिश करता है। वह खुद सोफे पर बैठा पूरी रात जागता रहता है। तभी खिड़की से बाहर अचानक चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। नीचे सड़क पर लोग भाग रहे होते हैं और कुछ सैनिक गोलियां चला रहे होते हैं। लगता है कि वायरस का प्रकोप अब उनके इलाके में भी पहुंच चुका है। जू हॉन खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि कई संक्रमित लोग इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। वह घबराकर बेटी के कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका दिल दहल जाता है। लड़की कमरे में नहीं होती, खिड़की आधी खुली होती है। वह तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि उसकी बेटी इमारत के सामने खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही हैं और सामने पड़े खून से सने इंसान को घूर रही है। जू हॉन का दिल तेजी से धड़क रहा है। वह नीचे भागकर जाता है और अपनी बेटी को पकड़ लेता है। वह धीरे धीरे उस घायल इंसान की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जू हॉन उसे पीछे खींच लेता है। आसपास लोग चिल्लाने लगते हैं कि लड़की संक्रमित है। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, कोई पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है। जू हॉन किसी तरह उसे गोद में उठाकर इमारत के अंदर भागता है। पीछे से सैनिकों की गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। वह ऊपर जाकर दरवाज़ा बंद करता है और बेटी को चुप रहने को कहता है। यू जिन बस धीरे धीरे सांस ले रही है। उसकी आंखों में अब भी लाल चमक बाकी है। थोड़ी देर बाद टीवी पर सरकार की घोषणा आती है। अधिकारी बताते हैं कि अब संक्रमित लोगों को नागरिकों से अलग रखना जरूरी है। जो भी संक्रमित मिले उसे तुरंत अधिकारियों के हवाले किया जाए। यह सुनकर जू हॉन का डर और गहरा हो जाता है। वह अगले दिन अपने पुराने दोस्त से मिलता है जो सेना में काम करता है। दोस्त कहता है कि यह वायरस लाइलाज है और जो भी इंसान संक्रमित हो गया है वह कभी ठीक नहीं हो सकता। वह जू हॉन को चेतावनी देता है कि अगर किसी को पता चल गया तो सरकार उसकी बेटी को तुरंत उठा लेगी। जू हॉन उसे भरोसे में लेकर कहता है कि वह किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाएगा। रात को जब यूजिन सो रही होती है, जू हॉन उसके पास बैठा उसे देखता रहता है। अचानक लड़की का शरीर कांपने लगता है। उसके दांत और ज़्यादा नुकीले हो जाते हैं और चेहरा और पीला दिखने लगता है। वह सपने में भी भूख भूख बुदबुदा रही होती है। जू हॉन घबराकर उसके हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे शांत कराता है। अगले दिन मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। सेना के लोग संक्रमितों को पकड़ने के लिए घर घर चेकिंग कर रहे होते हैं। जू हॉन खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि नीचे बिल्डिंग के गेट पर कई लोग इकट्ठे हैं। सैनिक दरवाजे पर खड़े हर किसी से पूछताछ कर रहे हैं। जू हॉन तुरंत बेटी को छिपाने की कोशिश करता है। वह उसे अलमारी में छिपाता है और खुद दरवाज़ा खोलने जाता है। सैनिक घर के अंदर आते हैं और चारों ओर देखना शुरू कर देते हैं। वे पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं। जू हॉन कहता है कि बस वह अकेला है, लेकिन तभी अलमारी के अंदर से हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ आती है। सैनिक चौंक जाते हैं और तुरंत हथियार उठा लेते हैं। जू हॉन घबराकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। सैनिक अलमारी खोलने ही वाले होते हैं कि जू हॉन कहता है कि अंदर बस उसका पालतू कुत्ता है, लेकिन सैनिक मानते नहीं हैं। वह धक्का देकर अलमारी खोलते हैं।
अंदर से उसकी बेटी निकलती है। उसकी आंखें चमक रही हैं, होंठों पर खून के निशान हैं। सैनिक तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जू हॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। धक्का मुक्की में अफरा तफरी मच जाती है। यूजिन अचानक सैनिक पर झपट पड़ती है और उसके हाथ को काट लेती है। बाकी सैनिक गोली चलाने ही वाले होते हैं कि जू हॉन अपनी बेटी को पकड़कर खिड़की से कूद जाता है। नीचे सड़क पर लोग चिल्लाते हैं और भगदड़ मच जाती है। वह उसे लेकर अंधेरी गलियों में भागता है। पीछे से गोलियों की आवाज़ आती रहती है। आखिरकार वह एक पुरानी छोड़ी हुई फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां जाकर वह बेटी को जमीन पर बैठाता है। लड़की कांप रही होती है। उसकी आंखों में भूख और दर्द दोनों झलक रहे हैं। जू हॉन उसे कसकर गले लगाता है और कहता है कि चाहे जो हो, वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसी वक्त बाहर फैक्ट्री के दरवाजे पर रोशनी पड़ती है। सैनिकों के कदमों की आवाज़ पास आती जा रही है। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ है। बाहर से सैनिकों के कदमों और टॉर्च की रोशनी दरवाजे के नीचे से झलक रही है। जू हॉन अपनी बेटी को पकड़कर धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और आंखों में डर साफ दिख रहा है। यूजिन धीरे धीरे बुदबुदाने लगती है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और वह कहती है, पापा, भूख। जू हॉन उसके होंठ दबा देता है ताकि आवाज़ बाहर न जाए। सैनिक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आते हैं और पूरे फैक्ट्री में तलाश शुरू कर देते हैं। जू हॉन बेटी का हाथ पकड़कर उसे फैक्ट्री के पीछे बने पुराने तहखाने में ले जाता है। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद करके वह दोनों अंदर छुप जाते हैं। ऊपर सैनिक टॉर्च जलाकर जगह जगह तलाश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि संक्रमित यहाँ छिपा है, कोई दरवाज़ों पर हथौड़े चला रहा है। नीचे तहखाने में अंधेरा और घुटन है। यूजिन का शरीर कांपने लगता है। उसके दांत और नुकीले हो गए हैं। उसका चेहरा इंसान जैसा कम और कुछ और ही दिखने लगा है। वो अचानक पापा से खुद को छुड़ाकर तहखाने की दीवार पर नाखून मारने लगती है। उसकी भूख अब काबू से बाहर हो रही है। जू हुआन उसे कसकर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम कुछ और नहीं हो। प्लीज़ अपने आप को काबू में रखो। लेकिन लड़की की आंखों में अब इंसानियत की जगह सिर्फ प्यास और भूख की झलक है। ऊपर सैनिकों को अचानक आवाज सुनाई देती है। कोई चिल्लाता है, नीचे तहखाने में कुछ है। वे सब सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। जू हुआन जानता है कि अब ज़्यादा देर नहीं है। वो तहखाने की पिछली दीवार में एक छोटा सा टूटा हुआ रास्ता देखता है। जल्दी से उस ईंटों को धक्का देकर एक छेद बना देता है और बेटी को उसके अंदर से बाहर निकलने को कहता है। लड़की पहले तो झिझकती है, लेकिन जू हुआन उसे धकेल देता है। खुद भी उसके पीछे से निकल जाता है। दोनों फैक्ट्री के पीछे बने सुनसान जंगल में पहुंचते हैं। चांदनी की रोशनी में लड़की का चेहरा और डरावना लगने लगा है। उसकी चाल धीमी हो गई है। वो बार बार जमीन पर सूंघने की कोशिश करती है, जैसे किसी जानवर को पकड़ना चाहती हो। जू हुआन उसे कंधे से पकड़कर कहता है कि वो खुद पर काबू रखे। तभी अचानक दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है। कुछ शिकारी कुत्ते उनकी तरफ दौड़ते हैं। लड़की की आंखें और चमक जाती हैं। वो उन कुत्तों पर झपट पड़ती है और उनमें से एक को बुरी तरह काट लेती है। जू हुआन डर से पीछे हट जाता है। बाकी कुत्ते भाग जाते हैं। लड़की का चेहरा खून से भर गया है और वो अपनी जीभ से होंठ चाटती है। उसके पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका शरीर और ताकत अब इंसानों से कहीं ज्यादा हो गई है। थोड़ी देर बाद दूर से सैनिकों की गाड़ियां और टॉर्च की रोशनी नजर आने लगती है। वे कुत्तों के भौंकने से यहां तक पहुंच चुके हैं। जू हुआन लड़की का हाथ पकड़कर उसे फिर से भागने के लिए कहता है। दोनों घने जंगल में गुम हो जाते हैं। कुछ देर भागने के बाद वे एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचते हैं। अंदर घुसकर दोनों बैठ जाते हैं। जू हुआन लड़की को देखता है। उसकी आंखें आधी इंसान और आधी राक्षसी हो चुकी हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सचमुच उसे बचा पाएगा या नहीं। बाहर सैनिकों की तलाश और तेज हो जाती है। झोपड़ी की खिड़की से रोशनी भीतर आने लगती है। जू हुआन लड़की को कसकर पकड़ता है और धीरे से कहता है कि चाहे पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। झोपड़ी के अंदर अंधेरा और सन्नाटा है। बाहर सैनिकों की गाड़ियों की आवाज और कुत्तों के भौंकने की गूंज पास आती जा रही है। खिड़की से टॉर्च की रोशनी भीतर पड़ती है और यूजिन की आंखें उस तेज रोशनी से और लाल चमक उठती हैं। उसका शरीर बार बार कांप रहा है, जैसे उसके अंदर कोई और ताकत काबू पाने की कोशिश कर रही हो।
जू हुआन उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि वो शांत रहे, लेकिन लड़की उसकी पकड़ से छूट जाती है और दरवाजे की ओर भागने लगती है। बाहर सैनिक खड़े हैं, उनके हाथों में हथियार तने हुए हैं। जैसे ही दरवाज़ा चरमराता है, जू हुआन उसे पकड़कर रोक लेता है और उसे अपने सीने से लगाकर छुपा लेता है। सैनिक झोपड़ी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसाते हैं। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी फैल जाती है। कोई चिल्लाता है कि संक्रमित यहीं है। गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है। जू हुआन बेटी को छिपाकर खुद दीवार के पास झुक जाता है। अचानक यूजिन की आंखें और लाल हो जाती हैं। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजती है और वो सैनिकों पर झपट पड़ती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिलता। वो उनके हथियार छीन लेती है, उनकी गर्दन पर काट लेती है और खून की छींटें चारों तरफ फैल जाती हैं। जू हुआन ये सब देखकर कांप उठता है। उसकी बेटी अब इंसान जैसी नहीं रही। वो सैनिकों को बेरहमी से मार रही है और उसके चेहरे पर खून फैला हुआ है। सैनिक एक एक कर गिरते जाते हैं। बाकी बचे सैनिक बाहर भागकर मदद बुलाते हैं। झोपड़ी के अंदर मौत और खून की बदबू फैल जाती है। लड़की धीरे धीरे शांत होती है और पापा की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है, लेकिन आंखों में मासूमियत की एक हल्की झलक दिखती है, जैसे वो अभी भी वही बच्ची थी जो कभी पापा की गोद में खेलती थी। जू हुआन उसके पास जाता है, उसके गाल से खून पोंछता है और कांपते हुए कहता है कि वो उसे बचाएगा। तभी बाहर से एक तेज धमाका होता है। सैनिकों ने झोपड़ी को घेर लिया है और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। धुएं से कमरा भरने लगता है। जू हुआन खिड़की तोड़ता है और बेटी को बाहर खींच लेता है। दोनों भागते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। पीछे से पूरी झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। अंधेरे जंगल में दौड़ते हुए जू हुआन बार बार पीछे देखता है। उसकी बेटी थकी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब ताकत है। वो बार बार हवा सूंघती है, जैसे किसी नए शिकार की तलाश कर रही हो। थोड़ी देर बाद वे एक सुनसान गांव में पहुंचते हैं। यहां ज्यादातर घर खाली पड़े हैं, दरवाजे टूटे हुए, सन्नाटा फैला हुआ। जू हुआन बेटी को एक खाली घर में ले जाकर बैठाता है। दोनों थक चुके हैं। यूजिन धीरे धीरे कहती है कि उसे भूख लगी है। उसकी आवाज़ गहरी और अजीब हो गई है। जू हुआन उसके सामने रोटी और पानी रखता है, लेकिन वो उसे छूती तक नहीं। उसकी आंखें सिर्फ बाहर से आती खून की गंध पर टिकी होती हैं। रात गहरी हो जाती है। बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई देती है। कुछ लोग भाग रहे हैं, शायद सैनिकों के हमले से डरकर। यूजिन अचानक खिड़की की तरफ दौड़ती है और उसकी आंखों में फिर वही प्यास झलकती है। जू हुआन उसे रोकता है, लेकिन उसके अंदर का राक्षस अब काबू से बाहर होता जा रहा है। वो दरवाजा तोड़कर बाहर भाग जाती है और सन्नाटे में उसकी चीख गूंज जाती है। गांव की गलियों में अंधेरा फैला हुआ है। टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच से यूजिन दौड़ती हुई निकलती है। उसके पैरों की आवाज़ गूंजती है और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। दूर एक बूढ़ी औरत चीखते हुए भाग रही है। पीछे उसका पोता भी दौड़ रहा है। यूजिन की सांसें तेज हो जाती हैं, उसका शरीर झटके से कांपता है और वो अचानक उन दोनों की ओर झपट पड़ती है। औरत और बच्चा डर के मारे गिर पड़ते हैं। औरत चिल्लाकर मदद बुलाती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। अगले ही पल यूजिन उसके ऊपर टूट पड़ती है। उसके दांत और हाथ खून से भर जाते हैं। बूढ़ी औरत की चीख अचानक थम जाती है। बच्चा डर से कांपता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसकी ओर भी बढ़ जाती है। तभी पीछे से जू हुआन दौड़कर आता है और अपनी बेटी को जोर से पकड़ लेता है। बच्चा किसी तरह उठकर भाग जाता है। जू हुआन बेटी को कसकर पकड़ता है और जमीन पर गिरा देता है। लड़की जोर जोर से छटपटाती है, उसके हाथ पैर हवा में मारते हैं और उसकी आंखें सीधा पिता पर टिकी रहती हैं। जू हुआन कांपते आवाज में कहता है कि ये सब गलत है, वो उसे इस हालत में नहीं देख सकता। लेकिन लड़की गुर्राती है और उसके चेहरे की नसें उभर आती हैं। अचानक वो पिता के कंधे पर काटने की कोशिश करती है। जू हुआन उसे और कसकर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि वो उसकी बेटी है, उसे याद रखना चाहिए। कुछ देर बाद लड़की धीरे धीरे शांत होती है। उसकी सांस भारी है और चेहरा खून से लथपथ है। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए सामान्य हो जाती हैं और वो थकी सी पिता के सीने पर गिर पड़ती है। जू हुआन कांपते हाथों से उसके बाल सहलाता है और आसपास देखता है। गांव के कुछ लोग चुपचाप दूर से ये सब देख रहे हैं। उनके चेहरों पर डर और नफरत दोनों है। कोई चिल्लाकर कहता है कि वो लड़की इंसान नहीं है, ये पूरे गांव को खत्म कर देगी। कोई और चिल्लाकर कहता है कि अभी इसे जलाना होगा। मशालें और पास आ जाती हैं। लड़की अचानक कांपने लगती है। उसके हाथ पैर बेकाबू झटकों से हिलने लगते हैं और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो जोर से चीखती है और उसी पल भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ और तेजी से आगे बढ़ते हैं।
लड़की अचानक अपने पिता की पकड़ से निकलकर सामने कूद पड़ती है। उसके दांत खून से भीगे हैं और चेहरे पर जंगली क्रूरता साफ झलक रही है। वो एक आदमी पर झपटती है और उसे जमीन पर गिराकर काटना शुरू कर देती है। आदमी चीखता है और बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। जू हुमान चीखकर बेटी को खींचकर अलग करता है। उसका शरीर कांप रहा है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो बेटी से कहता है कि रुक जाओ, लेकिन लड़की अब किसी और ही रूप में बदल चुकी है। उसका पूरा चेहरा नसों से भरा है और उसका मुंह खून से लथपथ है। भीड़ अब और डर जाती है। लोग मशाले फेंककर भागने लगते हैं। कुछ लोग बाहर की ओर दरवाजे से निकलते हैं, कुछ इधर उधर छिप जाते हैं। मंदिर की दीवारें चीखों और भगदड़ की आवाज से गूंज रही हैं। यूजिन धीरे धीरे पिता की ओर घूमती है। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, जैसे उसे पहचान ही नहीं पा रही हो। जू हुआन कांपते हुए पीछे हटता है और उसके आंसू लगातार बह रहे हैं। लड़की अचानक उसके सामने आकर रुक जाती है। उसके हाथ कांपते हैं, आंखें चमकती हैं और होठों से खून टपक रहा है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन सिर्फ अजीब सी गुर्राहट निकलती है। जू हुआन उसके चेहरे को पकड़ता है और कांपते आवाज में कहता है कि वो उसकी बेटी है, उसे ये भूलना नहीं चाहिए। कुछ पल के लिए लड़की की आंखें बदलती हैं। उनमें एक नरमी सी दिखती है। वो हल्के से सिर झुकाती है और पिता की तरफ झुकती है। जू हुआन उसे कसकर गले लगा लेता है। मंदिर में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। अचानक बाहर से चीख सुनाई देती है। कुछ लोग फिर से मशाले लेकर अंदर घुस रहे हैं। उनके पीछे गांव के और लोग हैं। उनके कदमों की आहट और तेज होती जाती है। जू हुआन बेटी को पकड़कर मंदिर के पीछे की ओर देखता है। वहां टूटी दीवार में एक छोटा सा रास्ता है। वो लड़की को उठाकर उसी ओर बढ़ता है। पीछे से लोग चिल्लाते हैं और उनकी मशालों की रोशनी दीवारों पर फैलती जाती है। जू हुआन दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और अंधेरे जंगल की ओर भाग जाता है। उसके पीछे लोगों की आवाजें गूंजती रहती हैं। लड़की उसके कंधे पर पड़ी है, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल चमक रही हैं। अंधेरे जंगल में सिर्फ झींगरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। जो हुआन बेटी को कंधे पर लादे तेजी से भाग रहा है। उसके कपड़े खून और मिट्टी से सने हैं, सांसें भारी हो रही हैं। पीछे मशालों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जाती है, लेकिन लोगों की चिल्लाहट अब भी सुनाई देती है। जो हुआन एक बड़े पत्थर के पीछे रुकता है। वह लड़की को जमीन पर बैठाता है। यूजिन की आंखें आधी खुली हैं। उसका शरीर कमजोर और थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी खून के निशान साफ दिख रहे हैं। जो हुआन उसके चेहरे को पोंछने की कोशिश करता है और बार बार उसका नाम लेता है। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर देखती है। उसके होंठ कांपते हैं और आवाज बहुत धीमी है। वह कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। जो हुआन उसे गले से लगाकर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक झाड़ियों से हलचल होती है। जो हुआन चौंक कर खड़ा हो जाता है और चारों ओर देखने लगता है। उसकी आंखों में डर साफ है। अचानक पेड़ों के पीछे से गांव के कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनके हाथों में मशालें और हथियार हैं। वे धीरे धीरे जू हुआन और लड़की को घेरते जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों है। जू हुआन कांपती आवाज में उनसे कहता है कि वे पीछे हट जाएं, ये उसकी बेटी है। लेकिन कोई नहीं रुकता। एक आदमी आगे बढ़ता है और जोर से कहता है कि अगर इस लड़की को अभी खत्म नहीं किया गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। यूजिन धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करती है। उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगती हैं। उसका शरीर अचानक तेजी से कांपने लगता है। वह गुर्राहट जैसी आवाज निकालती है। भीड़ एक पल के लिए डरकर पीछे हट जाती है। लड़की अचानक खड़ी होती है और सामने वाले आदमी पर टूट पड़ती है। उसके दांत उसकी गर्दन में धंस जाते हैं और खून उछलकर जमीन पर गिरता है। आदमी चीखते हुए गिर जाता है। बाकी लोग चारों तरफ भागने लगते हैं। जू हुआन हैरानी से बेटी को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वह पूरी तरह बेबस खड़ा है। लड़की चारों ओर घूमकर बाकी लोगों को घूरती है। उसके होंठों पर खून टपक रहा है और चेहरे पर खतरनाक क्रूरता है। लोग जंगल की ओर भागते हैं। मशालें गिर जाती हैं और आग सूखी घास में फैलने लगती है। पेड़ों के बीच तेज रोशनी और धुआं भर जाता है। लड़की धीरे धीरे पिता की ओर देखती है। जो हुआन कांपता हुआ पीछे हटता है, लेकिन लड़की उसके सामने आकर रुक जाती है। उसकी सांसें भारी हैं, आंखों में अजीब चमक है और वह धीरे धीरे हाथ उठाकर अपने पिता के चेहरे को छूने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर अचानक मासूमियत लौट आती है। वह धीरे से फुसफुसाती है कि उसे बचा लो। जो हुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों आग से घिरे जंगल में खड़े रह जाते हैं।
धुएं की गंध और जलते पेड़ों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। जंगल में आग फैल चुकी है। चारों तरफ धुआं और चटकते पेड़ों की आवाज गूंज रही है। जूहुआन बेटी का हाथ कसकर पकड़े उसे साथ लेकर आग से दूर जाने की कोशिश करता है। उनके चारों ओर धुंधली रोशनी और जलते अंगारे हवा में उड़ रहे हैं। यूजिन का चेहरा बार बार बदल रहा है। कभी वह मासूम सी छोटी बच्ची लगती है तो कभी उसकी आंखें लाल होकर भयानक चमक उठती हैं। चलते चलते अचानक उसका शरीर भारी होकर जमीन पर गिर जाता है। जूहुआन घबरा कर उसे उठाने की कोशिश करता है। लड़की कांप रही है। उसके मुंह से अजीब सी गुर्राहट और दर्द भरी चीख निकल रही है। उसकी नसें नीली होकर उभर आई हैं। जूहुआन उसे अपने सीने से लगाता है और बार बार उसका नाम पुकारता है। तभी पीछे से कुछ और गांव वाले दिखाई देते हैं। उनके हाथों में अब मशाले नहीं हैं, बल्कि तीर कमान और डंडे हैं। वे सावधानी से धीरे धीरे पास आते हैं। एक बूढ़ा आदमी जोर से कहता है कि अब बहुत हो चुका, इस बच्ची को खत्म करना ही पड़ेगा। जूहुआन गुस्से में चिल्लाता है कि ये उसकी बेटी है, कोई दानव नहीं। लेकिन भीड़ नहीं रुकती। वे एक घेरे की तरह दोनों को घेर लेते हैं। यूजिन अचानक सिर उठाती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक उठती हैं। वह पलक झपकते ही सामने वाले आदमी पर टूट पड़ती है। उसके दांत गले में धंस जाते हैं और आदमी चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। बाकी लोग घबराकर पीछे हटते हैं। लड़की एक एक कर उनकी ओर झपटती है। उसके नाखून और दांत खंजर की तरह चमकते हैं। लोग तीर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इतनी तेजी से दौड़ती है कि वे कुछ नहीं कर पाते। कुछ ही पलों में कई लोग गिर चुके हैं। उनकी चीखें जंगल की आग और धुएं के बीच गूंज रही हैं। जूहुआन ये सब देखकर सन्न रह जाता है। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका है, लेकिन उसके कदम जैसे जमे हुए हैं। लड़की खून से लथपथ वापस अपने पिता की ओर मुड़ती है। उसकी सांसें भारी हैं। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खून की परतें हैं। वह धीरे धीरे जूहुआन की ओर बढ़ती है। जूहुआन पीछे हटता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों है। वह अपने हाथ फैलाकर लड़की को रोकने की कोशिश करता है। लड़की उसके बिल्कुल सामने आकर ठिठक जाती है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। आग की लपटें चारों ओर से तेजी से उठ रही हैं। हवा में राख और धुआं भर चुका है। लड़की अचानक कांपती है और उसके चेहरे पर मासूमियत लौट आती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वह धीमी आवाज में कहती है कि अब उसे और दर्द नहीं चाहिए। जूहुआन कांपते हाथों से उसे पकड़ लेता है। वह अपने सीने से बेटी को कसकर लगा लेता है और आंखें बंद कर लेता है। चारों तरफ जलते पेड़ों की लपटें और लोगों की चीखों की गूंज मिलकर एक भयानक सन्नाटा बना देती हैं। जूहुआन अपनी बेटी को सीने से लगाए खड़ा है। उसके चारों ओर आग की लपटें और घना धुआं है। लड़की उसके कंधे पर सिर टिकाए धीरे धीरे कांप रही है। उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं। पीछे बचे हुए कुछ गांव वाले दूर से देखते हैं। उनके चेहरों पर डर और हैरानी है। वे अब आगे नहीं बढ़ते। वे जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर उनका बस नहीं। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह कमजोर आवाज में अपने पिता से कहती है कि उसे बचाने के लिए अब और मत लड़ो। उसके चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिखाई देती है। जूहुआन इस बात को सुनकर टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बार बार कहता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी बाहें और कस जाती हैं। अचानक लड़की के शरीर में तेज झटके उठते हैं। उसके मुंह से गहरी गुर्राहट और चीख निकलती है। उसका चेहरा फिर से डरावना बनने लगता है। उसकी आंखें लाल होकर चमक उठती हैं। जूहुआन यह देखकर घबरा जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरता है। वह शांत आवाज में बेटी से कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, अब उसे चैन मिलेगा। लड़की कांपते हुए अचानक शांत हो जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। उसकी आंखों से चमक गायब हो जाती है और उसकी सांस रुक जाती है। जूहुआन हक्का बक्का होकर उसे देखता रह जाता है। उसकी बाहों में बेटी की निसहाय देह है। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर से रो पड़ता है। जंगल की आग चारों ओर भड़क रही है। आसमान लाल और काला हो चुका है। राख और अंगारे हवा में उड़ रहे हैं। जूहुआन बेटी को अपनी बाहों में उठाकर जलती हुई जमीन पर चलता है। उसके कदम धीमे और भारी हैं। चारों तरफ बस आग और धुआं है। गांव वाले चुपचाप खड़े हैं। कोई पास नहीं आता। वे बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं। जूहुआन धीरे धीरे लपटों के बीच गायब हो जाता है। धुएं और आग में उसकी परछाई धुंधली होकर मिट जाती है। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। पूरा जंगल जल रहा है। कहीं कहीं इंसानों की लाशें, टूटे पेड़ और बिखरा हुआ खून दिखाई देता है।
आखिरी दृश्य में सिर्फ जलता हुआ आसमान और आग से घिरा जंगल रह जाता है। आवाजें गायब हो जाती हैं, सिर्फ राख उड़ती रहती है।